हेलो गाइस। यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द विजन पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 3 विद्युत, ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये क्लास 10th में है। पूरा का पूरा इस चैप्टर का आज वन शॉट करेंगे। इकाई 4 है विद्युत का प्रवाह। कौन सी इकाई है? इकाई 4 है विद्युत का प्रवाह। पार्ट 3 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। आज के बारे में डिस्कस करेंगे विद्युत की। विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा, जैसे हम लोग जानते हैं कि घरों में आजकल विद्युत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। विद्युत के बिना आजकल कोई काम नहीं होने वाला है। तो विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब आवेश गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है, हम सब जानते हैं। या फिर ये कह लो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या जब आवेश गति करते हैं तो धारा उत्पन्न होती है। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का विशेष योगदान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या है, विद्युत का विशेष योगदान है। तो इसके बाद अब इसके स्रोत क्या क्या है? हमको विद्युत धारा प्राप्त कहाँ से होती है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, वो विद्युत सेल, जैसे हम लोग यूज करते हैं आजकल घरों में विद्युत सेल क्या कहता है? विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में होता है। मतलब जैसे विद्युत ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में इसका हम, जैसे कुछ आप देखते होंगे घरों में जो सेल है इसमें भरे होते हैं अम्ल, जो जिसको हम तेजाब बोलते हैं, एसिड। ये सब एक रासायनिक पदार्थ है। तो इसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल घरों में इन्वर्टर चलते हैं ना, तो ये सब ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर में आता है। उसके बाद क्या है, जैसे क्या क्या एग्जाम्पल में है, वोल्टेज सेल है, लेक्लांसी सेल है, शुष्क सेल है ना? ये सभी क्या है? डेनियल सेल है, सिंचाई संचार सेल है। ये सब क्या है? विद्युत सेल के उदाहरण है। फिर विद्युत जनित डायनमो, ये एक नॉर्मली टॉपिक है। इसके बाद अगले चैप्टर में इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लेकिन विद्युत चैप्टर से नहीं, ये विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फिर क्या कहा है? किसी बंद परिपथ, कौन सा टॉपिक है? विद्युत जनित विद्युत डायनमो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले चैप्टर के हिसाब से। इस चैप्टर से आप नॉर्मली आप जान लीजिए कि किसी बंद परिपथ, किसी गलत लिखा है, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा। किसी कह रहा है किसी बंद परिपथ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में वे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जैसे आप जनरेटर जानते हैं, इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जनरेटर चलता है, जिसको डायनामो नाचता है, तो हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। फिर इस क्या है? ताप युग्म, मतलब थर्मोकपल। जैसे कोई चीज़, ताप का मतलब क्या होता है? गर्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे किसी चीज़ को जोड़े में उसको गर्म करते हुए ताप युग्म है। क्या है लिखा है? ताप युग्म की सहायता से उसमें ऊर्जा को विद्युत में प्रवाहित किया जा सकता है। जो उष्मा निकलती है उसको भी हम विद्युत रूप के प्रवाहित किया जाता है। कैसे? जब एंटीमनी व बिस्मथ की छड़ों के सिरों पर जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं और इस परिपथ में दोनों संधियों को भिन्न भिन्न तापों पर रखा जाता है। मतलब दो संधि बात कैसे, मतलब जोड़ा, और ताप पे रखा जाता है, मतलब ये क्या है? ताप युग्म रखा जाता है। तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, ईएमएफ हो जाता है, तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। दो धातुओं से बने इस युग्म को ताप युग्म कहते हैं। कौन कौन से धातु हैं? एंटीमनी व बिस्मथ, ये दो धातुएं हैं जिनको क्या कहते हैं? ताप युग्म। ताप युग्म इस आकृति का दिखता है, आप देख सकते हैं। ताप युग्म किस आकृति का दिखता है? देख सकते हैं, इस आकृति का दिखता है ताप युग्म। जो आकृति दिख रही है फिर बीच में बनी, ये ताप युग्म। फिर विद्युत आवेश, आप आवेश जानते, बाय विद्युत बताए, अब आवेश आ गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में कहते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती हैं। आप एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं कि ये पटरी लीजिए, उसको अपने सर पर रगड़िए और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, तो वो टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। तो क्या कहते हैं कि जो पटरी पर है उस पर क्या आ गए हैं? आवेश आ गए हैं। और कागज़ के टुकड़े तो आवेशित रहते ही हैं। ये क्या है? तो आवेश की उदाहरण है। अब कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक, कपड़े व खाल द्वारा
रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगते हैं पदार्थों को या गुण घर्षण उत्पन्न होता है। अब अभी बताइए यही चीज़ ना। फिर इसके बाद जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है देख लीजिए, ये 1 नंबर में पक्का पक्का आएगा। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि जिसका एसआई मात्रक कूलाम, जिसे एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, COLUMA कूलाम, तथा विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या है, धारा है, टी क्या है, समय। यहाँ लिखा भी है कि क्यू बराबर आवेश है, आई बराबर विद्युत धारा और टी बराबर समय। फिर विद्युत आवेश का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक, दोनों का वही मात्रक। जैसे आई का मात्रक निकाल ले और टी का मात्रक निकाल ले, कैसे आई का मात्रक निकाल ले इसमें और टी का मात्रक निकाल ले, दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा। तो क्या मिल जाएगा हमको, विद्युत आवेश का मात्रक। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टी का होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, कूलाम के नाम से। तो विद्युत धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कूलाम। फिर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आप आयन भी इसी तरह पढ़े होंगे, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। जब 2 विपरीत प्रकार के आवेश प्लस या माइनस या प्लस हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 समान प्रकार के आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप एक चुंबक लीजिए, उसको देखिए कभी कभी एक साइड में चिपकता है और दूसरी साइड पलट दीजिए, चिपकता नहीं है, मतलब वो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को बहुत दूर दूर ठेलेंगे या इधर दूर भगाएंगे उसको। इसी तरह आप जब खेलते हैं, चुंबक जो आकर्षित नहीं करता है उसको आप प्रतिकर्षित के रूप में रखते हैं, और चुंबक को आगे ले जाते हैं, चुंबक भागता है तो आप कहते हैं डर के भाग रहा है ना। फिर आप जानते हैं कि नहीं जानते होंगे, बता दे रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -1 कूलाम का ऋणावेश होता है। और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिर आप देखे होंगे कि ऋणात्मक ऐसे चार्ज बना होता है। इलेक्ट्रॉन को इसी तरह लिखते भी हैं, ई ऐसे माइनस इलेक्ट्रॉन, ई इस तरह लिखा जाता है, लिखते हैं। 2 वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या 1, 2, 3 आदि के रूप में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिस्ट्री में बैलेंस किया जाता है, इसमें भी प्रयोग किया जाता है बैलेंस में। वही सेम चीज़, एक प्रोटॉन पर भी कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। लेकिन इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। कैसे, आप देखेंगे प्रोटॉन ऐसे P+ पे लिखा रहता है, ये हरदम न्यूक्लियस के साथ बैठा रहता है, अपने परमाणु को नहीं छोड़ता है। प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। मतलब अगर विद्युत धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। क्या, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश क्या होता है, Q बराबर होता है n इंटू ई, जहाँ Q क्या है, आवेश, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर आते हैं इस पर एक आध सवाल कर लेते हैं। जैसे दिया 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, Q बराबर दिया है, मतलब 1 कूलाम दे दिया ना, Q बराबर 1 कूलाम ना। फिर कितना आवेश ज्ञात करना है, 1.6 का मान इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें Q बराबर यानी है तो n का मान निकालेंगे तो Q/E बराबर में 1.6 गुणे 10 की घात 19, तो 10 गुणे 10 की घात 19 बटे में 16। आप देख सकते हैं कि जो 10 बटे में 10 है 19 है माइनस में, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात सिर्फ माइनस में 19। फिर इसको हल करते हैं तो क्या जाता है, 6.25 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सवाल और है, आप देखना शायद देख सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगला टॉपिक पे आते हैं कि विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा क्या है, मतलब आ जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें भी क्या लिखा है कि किसी चालक
विद्युत धारा पढ़ रहे हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट से t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो तो इस चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? Q बराबर I इंटू टी। मतलब I क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है। T क्या है? समय में। मतलब किसी समय में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अगर कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाएगा? I बराबर Q इंटू टी। फिर जहाँ I बराबर क्या है? विद्युत धारा। और Q बराबर क्या है? आवेश। T बराबर क्या है? समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश अपान कूलम्ब। निकाल दें आवेश का मात्रक, निकाल ले और समय का मात्रक निकाल ले तो हमको किसका पता चल जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? हमने पढ़ा है अभी, कूलम्ब कहते हैं। तो कूलम्ब अपान सेकेंड को हम एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। और विद्युत धारा का समय मात्रक क्या हो जाता है? फिर एम्पियर। फिर विद्युत धारा की दिशा किधर की होती है? क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है? ये वाला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आने के चांस है ज़्यादा। ठीक। और क्वेश्चन है कि चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। आपको यह हार्ड लग रहा होगा तो सीधी बात करिए, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहते हैं ना। आसान लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा को विद्युत धारा की विपरीत दिशा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा किधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं। धनावेश किधर जाएंगे? जिधर विद्युत धारा की दिशा होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि। इस बात की, क्योंकि ये किस तरफ जाएगी किसी को नहीं पता है, बस ये है कि जहाँ भी इसको साधन मिल जाएगा वहाँ पे चली जाएगी, जहाँ पे इसको चालक मिल जाए, उसको चालक मिल जाए, वहाँ पे ये गमन कर जाती है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11 की आप भी उसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर क्या है विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा की माप। विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा की माप। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चित्र में एक विद्युत धारा परिपथ आरेख प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक सेल द्वारा प्रतिरोध, एक अमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना है, इधर बैटरी लगी, इधर कुंजी लगी, इधर प्रतिरोध लगा हुआ है, इधर अमीटर लगा है। अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा के माप नापता है। तो विद्युत धारा की गणना भी इसी माध्यम से की जाती है। आप लिखा है तो आप लोग पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना ये सारी पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है, ऐसे एजुकेशन द विजन, आप टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर वहाँ पे कोई चैप्टर पीडीएफ नहीं अपलोड हो चुकी है तो आप किसी भी मेंबर के पास, जिसमें एडमिन लिखा हो या ऑनर लिखा हो या फाउंडर लिखा हो, उसके पास मैसेज करेंगे तो आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करा दी जाएगी। उसी से एक सवाल है, 2-3 सवाल है, आप लोग देखिएगा। फिर आते हैं विद्युत विभव, जिसे क्या कहते हैं? विभवांतर। इससे ही नापते हैं क्या? विद्युत धारा के, मतलब कैसे कितना वोल्ट हमारे घरों में आ रहा है ना, जैसे कहते हैं इतना वोल्ट आ रहा होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या था कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर माना किसी आवेश को Q किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो क्या हो जाता है? V बराबर W अपान Q। बॉक्स के अंदर है, आप देखते होंगे कि V बराबर W अपान Q।
बॉक्स के अंदर क्या है ना, V बराबर W अपान Q है, जहाँ V क्या है, विद्युत विभव, ये स्टार्टिंग वाला, इसको B से प्रदर्शित भी करते हैं, विद्युत विभव। W बराबर क्या है, कार्य। Q बराबर क्या है, आवेश। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, पहले W का मात्रक निकाल ले, आवेश का मात्रक निकाल ले, पता चल जाएगा। W होता है वर्क और कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। फिर आते हैं, अब विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है। ये कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना आती है पता है, जिसका परिणाम पता हो, परिणाम नहीं, परिमाण पता हो और दिशा पता हो तो वो सदिश राशि होती है, और परिमाण पता हो, दिशा ना पता हो तो कैसी राशि होती है, सदिश अदिश राशि होती है। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि क्या कहते हैं, विभवांतर। इसमें भी परिभाषा सेम, जैसे इसमें कहा था अनंत एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब जो लिखा है आप ये भी पढ़ सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हमको जो सरल लगता बताते हैं, सरल लगता वो बताते हैं। फिर विद्युत विभवांतर भी बताए परिभाषा, इसकी क्या होता है, V बराबर W अपान Q, फार्मूला सेम होता है, मात्रक भी सेम होता है, जूल प्रति कूलाम। तो अब इसकी माप कैसे की जाती है, विद्युत विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, अमीटर। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, अमीटर से। आप देख सकते हैं विद्युत शुल्क का प्रतीक क्या होता है ना। फिर विद्युत शुल्क का संयोजन, ऐसे शुल्क को हम जोड़ दे तो संयोजन मतलब जोड़ना। फिर प्लग तथा स्विच, खुली स्विच, अब प्लग तथा स्विच बंद स्विच। फिर तार संधि, मतलब तार को जोड़ा जाता है, संधि मतलब जोड़ होता है। फिर तार क्रॉसिंग, मतलब एक तार के ऊपर दूसरा तार ले जाना तो कैसे ले जाते हैं। फिर विद्युत बल्ब का ऐसे दर्शाते जाते हैं, क्या है, अवयव दिया है उसको दर्शाने का प्रतीक दिया है। फिर प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। अमीटर दिया है, वोल्ट मीटर, इस तरह इसको दिखाते हैं। फिर आते हैं अगले टॉपिक पर, ये क्या है, ओम का नियम। भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी चांस आने का पूरा कोशिश है। क्या है, बहुत ओम का नियम। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इसका ओम का नियम कौन दिया था, जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ने। ओम, इसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में, किस सन में, 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया। मतलब विद्युत, जो ओम का नियम है किससे संबंधित है, विद्युत धारा से, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई अपरिवर्तित है, मतलब उसको बदला ना जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा तथा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक, यह कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, थोड़ा गलत हो गया था। तो I अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद V लिखा हुआ है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, अब प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है, एकदम आप लोग पढ़े होंगे। तो V बराबर R इंटू आई, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है। इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर धारा आ रही है, विभवांतर भी चल रहा है, तो आप इसमें एक नियंत्रण लगा देते हैं जना धारा के लिमिट में जाए, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अतः R बराबर V अपान आई। विद्युत प्रतिरोध को R से, कैपिटल R का मान चालक के आकार वाले पृष्ठकाट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर क्या है, चालक में प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम हो जाता है। यदि चालक में प्रतिरोध ज़्यादा ही जाए, ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, धारा लिमिट में जाए, कम जाए लगी। जैसे भीड़ है,
अगर एक एक लोग बारी बारी से जाएँ ज़्यादा लोग चले जाएंगे, लेकिन हम धक्का मुक्की करके कम लोग जाते हैं। भाई क्या, चालक प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम हो जाता है तथा प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। आदमी कम लोग हो गए, दरवाजा बड़ा है, चले जाओ, आई बराबर वी अपान आर। अब धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई चालक के सिरों पर आरोपी विभवांतर के समानुपाती होता है ना, अभी पढ़े थे। फिर अतः विभवांतर को दोगुना करने पर विद्युत धारा में भी दोगुनी हो जाएगी। विद्युत धारा का विभवांतर दोगुना करेंगे तो आई भी दोगुना हो जाएगा, ठीक। तथा विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रतिरोध को दोगुना कर दे तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध को आधा कर दे तो विद्युत धारा दोगुनी हो जाएगी। एक सवाल दिए गए। फिर ओमीय चालक। ओमीय चालक क्या है? ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय चालक है, अगर ओम के नियम का पालन ना करे तो ओमीय चालक नहीं है। लिखा क्या है? ओम के नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है, मतलब सभी चालक जितने भी चालक हैं उनमें ओम का नियम लगता नहीं है, ये कहने का मतलब है। अतः जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। नोट क्या लिखा है? यदि विद्युत धारा I तथा विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचा जाए तो सदैव सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं ना। यदि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा प्रतिरोध के ताप पर निर्भर करती है। अब चालक के तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। ये I लिख दिया है लेकिन L होता है, थोड़ा गलती हो गई होगी बच्चे से। तो क्या होता है L। तो अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ेगी, अर्थात तार की लंबाई जिसकी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना कम। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे होगा? किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तार की मोटाई को समानता व्यास से प्रदर्शित करते हैं। तार का प्रतिरोध उसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार के व्यास को दोगुना कर दे तो प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। यदि तार के व्यास को आधा कर दे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति 3 गुना कर दे तो इसका प्रतिरोध हो जाए 2/9 हो जाएगा। नोट, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा तथा पहले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। चालक तार के पदार्थ पर यदि समान लंबाई समान क्षेत्रफल के विभिन्न पदार्थों के तार के लिए जाए तो उनके प्रतिरोध भिन्न होंगे। फिर चालक तार के ताप पर ताप बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर घट जाता है, परंतु मिश्र धातुओं के प्रतिरोध जैसे क्या होते हैं कंस्टेंटन नाइक्रोम, परंतु मिश्र धातु के प्रतिरोध प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 जोड़ देंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक रो लाते हैं, जैसे अर्थ रो थोड़ा ऐसे होता है, P टाइप में होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू L/A, जहाँ रो क्या है? एक नियतांक। अगर रो बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो बराबर में R इंटू A/L। तो जहाँ रो से एक समानुपाती नियतांक है, यदि इसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? यदि किसी केवल चालक के तार पदार्थ पर निर्भर करता है, इस पदार्थ को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक पहले प्रतिरोध का मात्रक गुणे एम्पियर गुणे लंबाई, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान में मीटर क्या हो जाएगा? पी रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक हैं। अभी पूछ लिया 2 अर्धचालक के नाम बताइए, तो कौन कौन से होते हैं?
जर्मेनियम और सिलिकॉन। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है तथा चांदी की विद्युत सबसे अच्छी सुचालक होती है। मतलब चांदी का प्रयोग हम विद्युत के प्रवाह में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर कॉपर के वायरों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लागत इसकी सस्ती होती है और ये काम थोड़ा नॉर्मली अच्छे करते हैं, जबकि चांदी क्या करती है, बहुत फास्ट काम करती है। फिर एक सवाल दिया है, सवाल डायरेक्ट फार्मूले पे लगती है, कोई बात है नहीं, ठीक। फिर प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, दो प्रकार के जोड़ होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। दोनों इंपॉर्टेंट है। सरल विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध होता है, परंतु टीवी रेडियो में विशेष प्रकार के विद्युत परिपथ होता है, अतः प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, इस संयोजन में प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे अलग के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच विद्युत स्रोत आदि बैटरी से जुड़ा होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ के पहला प्रतिरोध है, ये लास्ट प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हों। बिंदु A व B के बीच फेल द्वारा विभवांतर V लगाया गया, अर्थात VB बराबर VT। यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो तो संयोजन के प्रवाहित धारा हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। तो V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। कुल विभवांतर कितना है, V बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3। ये फार्मूला में मान लिखे रख देंगे, जितना 1 2 3 समीकरण का मान है, ये मान सारा इसमें पूरा का पूरा हम रख देंगे। तो कुल विभवांतर क्या फार्मूला क्या होता है, V1 प्लस B2 बराबर V3, ठीक। इसका मान ऐसे निकाल लेंगे V1 का, फिर B बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो V अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जहाँ हम पढ़ें क्या कि R बराबर भी क्या होता है V अपान I, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। चाहे जितने प्रतिरोध जोड़ दीजिए उनका योग सब उनके बराबर होता है। नोट, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध सभी प्रतिरोधक के स्थान समान विद्युत धारा बहती है, किंतु विभवांतर अलग अलग रहता है। एक परिपथ ज्ञात कीजिए। फिर देखिए एक सवाल दिया है, ठीक, उन्हें तीन प्रतिरोध मान दे दिया, वही हल करना है, ठीक। इसके बाद क्या आता है, वही सेम चीज़ है, एक फार्मूला उसकी सवाल है लास्ट की। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर और प्रेस व विद्युत आर्क में उत्पन्न करने के उपकरणों में होता है। मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा बह रही है तो उसी जो ऊष्मा निकलती है उसी ऊष्मा से हम अपना काम कर लें। जैसे आप देखे होंगे गीजर, आप एक वायर जाता है, उसके अंदर करंट फ्लो करता है, उसी करंट फ्लो से हम पानी गर्म करते हैं। और जो हीटर होता है वह क्या कहता है, हम खानों से बना लेते हैं सभी ना। इन उपकरणों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। और देखो आप, वो प्रकाश के रूप में भी निकलता है और गर्माहट भी देता है, तो इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मा भी दे रहा है और प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। फिर चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। यदि चालक 30 सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T या Q बराबर I इंटू T। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर W कार्य हो तो चालक के स्वरूप उत्पन्न विभवांतर V हो तो W बराबर V इंटू Q जूल। समीकरण 2 में Q का मान रखने पर
W बराबर VIT। यदि चालक का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R। समीकरण 2 में V का मान रखने पर W बराबर क्या हो जाता है I स्क्वायर RT ना। जहाँ इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। समीकरण 3 में I का मान रखने पर फिर W बराबर V स्क्वायर RT। हमको फिर उसके बाद जितने फार्मूले निकाले, कितने फार्मूले मिले टोटल, ये देखिए आप देख सकते हैं। W बराबर VQ बराबर में VIT बराबर में I स्क्वायर RT बराबर में V स्क्वायर T अपान R जूल। ठीक। फिर चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। यदि चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि में ना हो तो उसमें ऊर्जा में होता है, जो कि समीकरण 3, 4 व 5 में चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान जूल में प्राप्त होता है, जबकि ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। ठीक, की जाती है। फिर चालक में उत्पन्न ऊष्मा, 1 कैलोरी ऊष्मा तो क्या है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है। क्या है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल ना। तो 1 जूल बराबर कितना हो गया 4.2 बट 1/4.2 कैलोरी। ठीक। तो फिर उसके बाद सेम फार्मूला से निकाला गया जैसे उसमें निकाले थे। उसके बाद क्या जाता है वही कि उपरोक्त सूत्रों से स्पष्ट होता है कि R यदि R/T नियत हो तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि IT नियत है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा R के। यदि I व R नियत हो तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा समय T के समानुपाती हो जाएगी। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर एक सवाल दिया हुआ है, ठीक, आप लोग देखिएगा। फिर विद्युत बल्ब, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, देख लेते हैं क्या सिद्धांत है इसका। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा का उत्पन्न होने होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। आप देखेंगे कहीं पे अगर वायर में करंट जा रहा है तो गर्म होने लगती है। खासकर आप पीले बल्ब में देखें, जो 100 वाट की बल्ब आती है उसमें जो वायर लगा होता है टंगस्टन का होता है, उसमें देखिए तुरंत का तुरंत वो गर्म होने लगता है और वो हीट भी होने लगता है, मतलब प्रकाश भी देने लगता है, बढ़ जाता है। ताप अति बढ़ने पर तार श्वेत तत्व होकर चमकने लगता है। वही चमकाहट से आज हमको उजाला मिलता है, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होने देती है। फिर संरचना क्या है, इसमें कांच का बल्ब होता है या जिसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु होता है। विद्युत बल्ब में निर्वात रखते हैं, मतलब कोई भी कुछ वायु में ना रहे पहले, फिर उसके कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन तथा नाइट्रोजन भार देते हैं, जिसके ऊपर एक धातु की टोपी लगा देते हैं, जिसके दोनों ओर पिन होते हैं। मतलब वही पिन से आप देखिए हम लोग होल्डर में वही पिन दो होते हैं जिससे बल्ब जलती है, पिन होते हैं। 2 बल्ब के होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं, जिसके अंदर कांच की छड़ होती है, जिसके अंदर 2 तांबे के मोटे तार होते हैं। इन तारों के ऊपरी सिरों पर रंग से झले होते हैं। मतलब देखिए सेम यही चीज़ है। फिर इसमें आप देखेंगे ये जो ऊपर सिरा है जस्ते की टोपी है, ये वाला सिरा जो है जस्ते की टोपी है। और ये जो पूरा भाग होता है, क्या, ये जो पूरा भाग होता है ये एक कांच का सिरा होता है। ये हमारा क्या है, विद्युत बल्ब। फिर आप ये वाली वायर जो देख रहे हैं ये क्या है, तांबे के तार है। ठीक। फिर विद्युत बल्ब जो पूरा बना ये विद्युत बल्ब है। और ये जो आप देखते हैं इसमें घुमा घुमा जा रहा है ये ऐसे ऐसे ना, ये क्या है हमारा टंगस्टन का तंतु। फिर ऊपर देखते हैं ये जो 2 पिन दिख रहे हैं जिससे हमको होल्डर में लगाने में समस्या नहीं होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। फिर कार्यविधि कैसे कार्य करते हैं। जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के तंतु में धारा बहने लगती है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होने की इसमें विद्युत धारा के बहने से काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के प्रवाह करने पर तंतु या फिलामेंट का ताप 1500 से 2500 तक हो जाता है। इतने अधिक ताप पर तंतु या फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तत्व हो जाता है।
तथा बल्ब प्रकाश देता है। निर्वात बल्ब में दोष यह है कि 2100 डिग्री से अधिक ताप पर टंगस्टन वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जम जाता है, जिससे बल्ब का प्रकाश मंद पड़ जाता है। मंद मतलब धीमा पड़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बल्ब में कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन नाइट्रोजन भर देते हैं, मतलब वो खराब जल्दी ना हो इसलिए उसमें कौन सी गैस भरते हैं, आर्गन नाइट्रोजन। फ्यूज क्या होता है, मतलब बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये क्या है। यह तांबे, टिन व शीशे की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है। इसे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, या कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा में होने वाली दर विद्युत व्यय या विद्युत शक्ति कहलाती है। फिर इसे पी से बताते कहते हैं विद्युत सामर्थ्य बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा जहाँ पे आ जाए वहाँ क्या लिख देंगे, W। समय जहाँ जाए वहाँ क्या लिख देंगे। विद्युत शक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, फिर इसका मात्रक क्या होता है बताइए, जूल बटे जूल प्रति समय। फिर विद्युत सामर्थ्य की गणना कैसे की जाती है, विभवांतर V तथा धारा I के पदों में विद्युत सामर्थ्य। तो W बराबर क्या होता है, VIT। तो P बराबर VIT अपान T। तो P बराबर क्या हो जाता है, VT। I से T से T कट जाता है। ठीक है, इसी तरह सारा भी निकालेंगे फार्मूला आप कट पिट के। हाँ, ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है इस टॉपिक के। कौन सा है ये, कि 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है। कि 1 HP मोटर लाए ही 12 हार्स पावर के दुनिया का सबसे पावरफुल मोटर ना, नहीं, 1 शक्ति बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, मतलब 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट, या कह लो 10⁶ वाट। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, घरों में व्यापारिक स्थानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप बड़े मात्रक वाट घंटा या किलो वाट घंटा में की जाती है। तो इसलिए वाट घंटा पर 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल। ठीक, अब किलो वाट घंटा परिभाषा पूछता है कोई कोई, कभी कभी एक जानवर का मूड खराब होता है, वो छोटी छोटी डिफिनेशन लेने लगता है। क्या है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, किसी परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा की या 1 यूनिट कहलाती है। फिर किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 वाट। ठीक, 10⁻6 वाट होता है। आप देख सकते हैं ये लिखा भी गया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना, 3.6 गुणे 10⁻6 वाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, कितना वाट, इतना। ठीक, फिर घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा माप किससे की जाती है, आप देख सकते हैं घरों में व्यय जितना ऊर्जा यूज होती है किससे की जाती है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, फिर बटे में 1000। ठीक, तो उम्मीद करते होंगे आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप बस अगर आपको कोई ऐसा लेक्चर है जो, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उस टॉपिक को कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आप एक एक बार ये कमेंट करिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमको भी पता चले दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।